हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी सीएचओ की पेपर की ऑफिशियल आंसर की के बारे में। और ये आंसर की उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीएससी के एग्ज़ाम्स जो देने वाले हैं। और साथ में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इस पेपर को कंप्लीट ज़रूर देखें। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ये पेपर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए भी। तो आपको लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट जल्द से जल्दी मिलते रहे। और अपने फ्रेंड्स को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, नए नए एमसीक्यूज़ है, वो भी आपको देखने को मिलेंगे अभी जो आपने कभी पढ़े ही नहीं होंगे। इस प्रकार के एमसीक्यूज़ भी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको लास्ट तक वीडियो तो देखना ही देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है यहाँ पे पोर्शन ओबीजी का, यानी कि मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेटिक नर्सिंग के। एम्स पटना में भी अलग अलग सब्जेक्ट वाइज डिवाइडेशन करके क्वेश्चंस पूछे गए थे। सेम उसी प्रकार से यूपी सीएचओ के हर एक शिफ्ट के पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 2 शिफ्ट के पेपर्स हमारे पास पहुँच चुके हैं और बाकी अगर शिफ्ट के पेपर आपके पास है तो आप हमें टेलीग्राम के ऊपर भेज सकते हैं। टेलीग्राम पे जाना है आपको और वहाँ पे नर्सिंग चैलेंजर्स करके हमारा ग्रुप है, वहाँ से आप ऐड हो सकते हैं। और वहाँ से आप हमें डायरेक्टली जो भी आपका पेपर हुआ है वो पेपर आप हमें सेंड कर सकते हैं ताकि सभी को उस पेपर के बारे में पता चल सके। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डेस लेन्यूगिनोजा इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच लेन्यूगो हेयर्स परसिस्ट और आर और प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट लाइफ। देखिए यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पहली बार एग्जाम में पूछा गया है। पहली बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे डेस करके आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके पहले आएगा क्या, इस डेस के अंदर क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपको दिए गए थे, चारों में से यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था हाइपरट्रिकोसिस। हाइपरट्रिकोसिस लेन्यूगिनोजा यानी कि एक बीमारी का नाम है जो एक प्रकार की क्या है, इनहेरिटेड डिसऑर्डर है। ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर है यानी कि जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होते हैं, जो लेन्यूगो हेयर्स होते हैं वो या तो परसिस्ट होते हैं या फिर ओवर प्रोड्यूस होते हैं। यानी कि या तो बॉडी के ऊपर जो लेन्यूगो हेयर्स है वो होंगे ही नहीं, या फिर होंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो इस प्रकार से ये एक प्रकार का डिसऑर्डर जिसका नाम आपको पूछा गया था, एक नाम आपको दिया गया था, एक नाम आपको पूछा गया था। तो दोस्तों ये आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्यूचर में पूछा जा सकता है क्योंकि नया क्वेश्चन अभी बना है, थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का जरूर है लेकिन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डेस इज फॉर्म्ड बाय द हिप बोन्स इन फ्रंट इन एंड एट द साइड्स एंड बाय द सेक्रम एंड द कॉकिक्स बिहाइंड। ये आपको अलग से एक पूरी लाइन दी गई थी, यहाँ पर भी डेस में कि आएगा क्या यहाँ पे, ये आपको पूछा गया था। 4 ऑप्शंस आपको दिए गए थे दोस्तों। यहाँ पे आपको करना था बोन पेल्विस। क्या, बोन पेल्विस। जो बोन पेल्विस है वो हिप बोन से बनी होती है और साथ में देखिए जो हिप बोन होती है उसके फ्रंट में होती है और साथ में देखिए इसके साइड्स में क्या होते हैं, सेक्रम होते हैं और इसके जस्ट पीछे होता है कॉकिक्स। ठीक है, तो ये आपको ये भी दे रखा था, इसकी मतलब आप बोल सकते हैं कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या क्या होते हैं, एनाटॉमी आपको बता रखी थी यहाँ पे। और साथ में यहाँ पे ये पूछा गया था कि इसमें होता क्या है, ये जो डेस आपको दिया गया था उसका आपको फुलफिल करना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, what is the sperm and unfertilized oocyte transferred into the fallopian tube called। देखिए यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको पूछी गई है कि जब स्पर्म और जो अनफर्टिलाइज्ड oocytes है उनको जब ट्रांसफ़र किया जाता है कहाँ पर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इसे क्या कहते हैं ये आपको पूछा गया है। आपने 12th के अंदर 11th के अंदर पढ़ा होगा, जिफ्ट गिफ्ट IVF ये सब कुछ आपने 11th 12th के अंदर भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो स्पर्म है वो अनफर्टिलाइज्ड oocyte के साथ में उसको ट्रांसफ़र किया जा रहा है फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो इसे क्या कहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। क्या करेंगे आप, GIFT, गिफ्ट यानी गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। IVF आपने पढ़ा होगा, गिफ्ट आपने पढ़ा होगा, जिफ्ट आपने पढ़ा होगा 11th 12th के अंदर। तो वहीं आपको यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया है। वैसे OBG का ही क्वेश्चन है तो पूछा ही जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ वॉमिटिंग is severe causing a woman to lose fluid and weight it may indicate a condition called। देखिए बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में वॉमिटिंग हो रही है और उसकी वजह से फ्लूइड का लॉस हो रहा है और वेट का लॉस भी हो रहा है। ओके, साथ में अब ये पूछा गया है कि ये जो कंडीशन है इसे क्या कहते हैं, ये आपको पूछा गया है।
इस कंडीशन को क्या कहते हैं दोस्तों? ओबीजी में आपने पढ़ा होगा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, सॉरी हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, ये आपने पढ़ा होगा। तो जो हाइपर इमेसिस होता है, हाइपर इमेसिस का मतलब होता है जो वॉमिटिंग है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होना। तो यहाँ पे देखिए हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम आपको करेक्ट आंसर करना। ऑप्शन आप पढ़ते रहना दोस्तों। हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम का मतलब होता है एक्सेसिव अमाउंट में जो वॉमिटिंग है उसका होना प्रेगनेंसी के दौरान। तो यहाँ पे वॉमिटिंग सीवियर अमाउंट में हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है वॉमिटिंग हो रही है, उसकी वजह से फ्लूइड लॉस हो रहा है, वेट लॉस भी हो रहा है। तो ये आपको पूछा गया कि ये किस कंडीशन को इंडिकेट कर रहा है, ये इस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडेरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वन द ओवम फर्टिलाइज टू फॉर्म ए, यानी एक दिन का जो ओवम जो फर्टिलाइज हुआ है उसे क्या बोलते हैं, ये आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शंस यहाँ पे आपको दिए गए हैं, यॉक, सैक, जाइगोट। आप ऑप्शंस पढ़ते रहना। यहाँ पे आपको डायरेक्टली करेक्ट आंसर करना है जाइगोट। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर क्या करना है? जाइगोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रोल ऑफ ए नर्स इन मिडवाइफरी, यानी कि मिडवाइफरी के अंदर नर्स का क्या रोल होता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक रोल है नर्स का मिडवाइफरी के अंदर? ये आपको पूछा गया। 4 ऑप्शंस आपको सेम एज इट इज़ मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है टू प्रमोट ए नॉर्मल बर्थ, यानी कि जो नर्स होती है उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है मिडवाइफरी के अंदर कि नॉर्मल बर्थ को प्रमोट कर सके, यही एक मेन इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाकी जो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं वो किसी प्रकार की कोई रोल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा एक फर्टिलिटी का इंडिकेटर नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, ये इंडिकेटर नहीं है। चेंजेज इन द सर्विक्स, अगर सर्विक्स के अंदर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो समझ जाना कि जो फर्टिलिटी है वो हो चुकी है। कैलकुलेशन ऑफ साइकिल लेंथ एंड द वर्किंग टेम्परेचर वगैरह ये सब कुछ क्या है? फर्टिलिटी को इंडिकेट करते हैं। लेकिन ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकस जो है वो कभी भी फर्टिलिटी को इंडिकेट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द फीमेल हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल बायोलॉजिकल डैश सिस्टम। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑसिलेटिंग। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑसिलेटिंग। देखिए, द फीमेल हार्मोनल एंड रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ रियल बायोलॉजिकल ऑसिलेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, पहली बार आपने सुना होगा और ये ऐसे क्वेश्चंस जो है वापस रिपीट होते हैं क्योंकि पहली बार ये क्वेश्चंस बने हैं। तो दोस्तों आपको याद जरूर कर लेना, हो सकता है पहले भी कभी एग्जाम में पूछा गया हो, लेकिन अभी सीएचयू के एग्जाम में पहली बार पूछे जा रहा है तो आपको याद करना ही करना है। ये एम्स की एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो फीमेल हार्मोनल और जो रिप्रोडक्टिव साइकिल है वो किसके एग्जाम्पल है? रियल बायोलॉजिकल ऑसिलेटिंग सिस्टम के। तो ये आपको एग्जाम्पल पूछा गया है और साथ में ये एग्जाम्पल जो 2 आपको दिए गए ये किसके एग्जाम्पल है, यही आपको डायरेक्टली पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है CHN, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। सबसे ज़्यादा MCQs पूछे जाते हैं CHU के एग्ज़ाम में CHN से। BPC CHN का जब कोर्स होगा तो CHN ही आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी होगी, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर आपको वहाँ पे बिठाया जाएगा सब सेंटर के ऊपर, तो वहाँ पे कम्युनिटी का आपको ख्याल रखना है। देखिए यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस कौन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का प्रिंसिपल है? कौन सा एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स का प्रिंसिपल है? दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, फंक्शन एज ए टीम। जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स, जब सब सेंटर पे आप जाओगे तो वहाँ पे जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होगी, जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स होंगे वो एक टीम के रूप में कार्य करेंगे। वहाँ पे ANM भी होगी, आशा भी होगी, तो वो मतलब कंबाइंडली जो फंक्शन होगा उनका वो एक टीम के अंदर उनका फंक्शन होगा। तो जो प्रिंसिपल है वो क्या है? वो प्रिंसिपल है फंक्शन एज ए टीम। ओके, यहाँ पे जो और अदर ऑप्शन है वो कोई भी प्रिंसिपल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए डैश इज ए प्लानर, प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर एंड इवेल्युएटर ऑफ ऑल फंक्शंस इन PNC। सीधा सीधा आपको बिल्कुल सीधा सिंपल क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि PNC के ऊपर प्लानर, प्रमोटर, ऑर्गेनाइजर, सुपरवाइजर, कोऑर्डिनेटर, इवेल्युएटर एंड ये जो सारे जो फंक्शंस आपको बताए गए हैं यहाँ पे, इनको मैनेज कौन करता है? आप सभी को पता होगा PNC पे कौन करता है इनको मैनेज।
जो एमओ होता है यानी कि मेडिकल जो ऑफिसर होता है वहीं तो इनको मैनेज करता है। तो यहाँ पर भी यही आपको करेक्ट आंसर करना है। पीएससी को पूरा जो भी संभालने का प्रक्रिया होती है, जो भी संभालने के काम होते हैं, वो सारे किसके होते हैं? मेडिकल ऑफिसर के। तो आपको मेडिकल ऑफिसर यहाँ पे करेक्ट आंसर करना है। अगर आपको यहाँ पे पीएससी की जगह सब सेंटर दिया जाता तो फिर आपको कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यहाँ पे करेक्ट आंसर करना होता, या फिर मल्टीपर्पज़ वर्कर यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यानी यहाँ पे फिर से डैश करके क्वेश्चन पूछा है, डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज ए मेंशन टू परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। दोस्तों यहाँ पे आपको जो हेल्थ के डायमेंशन है उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट फिजिकल। द फिजिकल डायमेंशन ऑफ हेल्थ इज ए नोशन ऑफ द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इन जो फिजिकल डायमेंशन है हेल्थ का वो किसको बताता है? बॉडी की परफेक्ट फंक्शनिंग को। तो ये आपको डायरेक्टली छोटा सा बिल्कुल क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इंक्लूड बोथ फिजिकल एंड न्यूट्रिशनल असेसमेंट। कौन सा वो असेसमेंट है जिसके अंदर फिजिकल और न्यूट्रिशनल असेसमेंट दोनों ही असेसमेंट हम करते हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के अंदर फिजिकल भी हम चेक करते हैं और न्यूट्रिशनल असेसमेंट भी हम चेक करते हैं। तो ये दोनों किसके अंदर इंक्लूड किए गए? हेल्थ असेसमेंट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कम्युनिटी हेल्थ postulates a unified and balanced integration of curative days एंड प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज। यानी कि ये आपने हेल्थ की डेफिनेशन वगैरह वो पढ़ी होगी आपने, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड प्रमोटिव जो है नर्स के फंक्शन होते हैं, ये सब आपने पढ़ा होगा पहले भी। सेम एज इट इज़ वहीं यहाँ पे बोला गया है कि जो कम्युनिटी हेल्थ पोस्चुल्स होते हैं, जो यूनिफाइड होते हैं, जो बैलेंस, इंटीग्रेटिव और क्यूरेटिव। इंटीग्रेटिव मतलब अपनी जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कौन सी करते हैं? क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव हेल्थ सर्विसेज जो है कम्युनिटी के अंदर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, DAS is a clinical judgment about individual, family and community responses to actual और potential health problems और life processes। यहाँ पे DAS के अंदर क्या आएगा ये आपको पूछा गया है। यानी कि जो नर्सिंग प्रोसेस वो आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन, नर्सिंग प्रोसेस, डायग्नोसिस एंड कम्युनिटी हेल्थ, यानी अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। यहाँ पे आपको आंसर करना है नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए क्लिनिकल जजमेंट। जो नर्सिंग डायग्नोसिस वो क्या है कि क्लिनिकल जजमेंट है जिसके अंदर इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी रेस्पॉन्सेज टू एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम एंड लाइफ प्रोसेस। जो भी इंडिविजुअल है, चाहे वो फैमिली का हो, चाहे फिर वो कम्युनिटी का हो, सब जगह चाहे वो उनको एक्चुअल कोई प्रॉब्लम हो या फिर पोटेंशियल कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम हो, उन सभी को हम डायग्नोस करते हैं। तो उसी क्या बोलते हैं? नर्सिंग डायग्नोसिस। उसके अंदर हम आइडेंटिफाई करते हैं सब चीज़ की क्या क्या इसको हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो सब कुछ हम डिफाइन करते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डैश इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी। यहाँ पे मतलब डैश वाले क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए हैं। डैश वाले इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी टू डील विथ वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है यूनिसेफ। क्या करेंगे आप यहाँ पे? करेक्ट आंसर, सॉरी यहाँ पे यूनिसेफ, हाँ यूनिसेफ ही बोलते हैं इसको, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, यानी कि यूनिसेफ। आपने पढ़ा होगा यूनिसेफ फोर्थ ईयर के अंदर, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ लीजिए क्योंकि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जो है वो एक प्रकार की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है जिसके अंदर जो भी बच्चे होते हैं, जो भी चिल्ड्रंस होते हैं, उनके लिए वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन की जो भी सर्विसेज होती है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाती है। तो ये आपको पूछा जा सकता है फ्यूचर के अंदर भी। वैसे इतना बड़ा नाम आपको दे दिया गया है तो शायद आप कन्फ्यूजन हो गए होंगे, लेकिन यहाँ पे इसको शॉर्ट में बोलते हैं यूनिसेफ। क्या बोलते हैं? यूनिसेफ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है यूनिसेफ। और अब आपको ये भी बताना है यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पे है। मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि यूनिसेफ कब बना था, ये इसका पर्पज़ क्या है, इसके यूनिसेफ के जो गोल है वो क्या है, वो सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। हेड क्वार्टर भी बता रखा है। तो आपको बताना है यूनिसेफ कब बना था और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है। कमेंट करके आप आंसर ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, which of the principle of primary health care is defined by the following statement। यानी कि यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर की मतलब डेफिनेशन दी गई है, एक स्टेटमेंट आपको दिया गया है। देखिए, प्राइमरी हेल्थ केयर इम्प्लाइज प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल हु रिक्वायर्ड देम। जिनको ज़रूरत होती है, जिनको केयर की ज़रूरत होती है, उन सभी को हेल्थ केयर प्रोवाइड की जाती है प्राइमरी हेल्थ केयर के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट दिया गया है
ये स्टेटमेंट कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये आपको पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है कवरेज एंड असेसिबिलिटी, यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है ये कौन से प्रिंसिपल के तौर पे काम कर रहा है, यहाँ पे ये कौन से प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है कवरेज एंड असेसिबिलिटी, कवरेज एंड असेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आ चुका है आपका पीडियाट्रिक। इसके अंदर जो है सेंचन के ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, डायरेक्टली मतलब हर एक सब्जेक्ट से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए। अब पीडियाट्रिक आपकी आ चुकी है, तो देखिए पीडियाट्रिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये पेपर है। नेम्स नॉर्सेट हो, चाहे ESIC हो, चाहे DSSB हो, चाहे CHU के एग्ज़ाम हो, चाहे और UPPSC के एग्ज़ाम हो, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग MCQs यहाँ पे पूछे गए। जिस प्रकार से एम्स पटना में 2020 की जब एग्ज़ाम हुई थी उसके अंदर पूछे गए थे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए पीडियाट्रिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इन 20 November 1959 the General Assembly of the United Nations made a declaration of rights of the child, which of the following does not belong the above declaration। यानी कि 20 नवंबर 1959 को यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली हुई थी उसके अंदर कुछ बच्चों के लिए राइट्स निर्धारित किए गए थे, डिक्लेयर किए गए थे। अब आपको ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो स्टेटमेंट है या फिर राइट्स आप बोल सकते हैं, बच्चों के राइट्स को लेकर एक राइट्स जो है वो नहीं है, यानी कि एक्सेप्ट से एक क्वेश्चन पूछा गया डायरेक्टली, आप यूँ समझ लीजिए। बाकी तीन ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो चाइल्ड्स के राइट्स है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन में जो असेंबली हुई थी, जनरल असेंबली, उसके अंदर सभी राइट्स बनाए गए थे एक को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है राइट टू बी यूनिवर्सल सिटीजन, यानी ये कोई राइट बच्चे के लिए नहीं बनाया गया। यूनाइटेड नेशन में जो जनरल असेंबली हुई थी 20 नवंबर 1959 को, तो उस टाइम ये राइट नहीं बनाया गया था। बाकी जो राइट्स यहाँ पे दिए गए, राइट्स टू डेवलप इन एन एटमोसफियर ऑफ अफेक्शन एंड सिक्योरिटी, राइट्स टू फ्री एजुकेशन, राइट्स टू स्पेशल केयर, मतलब हर प्रकार की राइट्स इनको दिए गए थे, ये राइट इनका नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको करना था ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन आईडी ये है, आंसर इन्होंने ये कर रखा है, ये जिस भी कैंडिडेट की है अपने को क्या करना है, अपने को तो पेपर देखना है। इसने ऑप्शन फर्स्ट किया था और यहाँ पे इनका आंसर था, ऑफिशियल आंसर का आंसर था ऑप्शन फोर्थ, तो इसका आंसर मतलब गलत हो गया था। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, आप तैयारी करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, There are 4 phases of human sexual responses. Which of the following is not one of them? यानी कि 4 फेज होती है ह्यूमन सेक्सुअल रेस्पॉन्स की, निम्नलिखित में से कौन सी एक फेज नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा गया है कि जो सेक्सुअल रेस्पॉन्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर उनकी 4 फेज होती है, निम्नलिखित में से एक कौन सी फेज नहीं है, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकेंड, टेंशन। टेंशन कोई भी किसी प्रकार की ह्यूमन सेक्सुअल रेस्पॉन्स नहीं है। बाकी जो यहाँ पे दिखाया गया है 3 ऑप्शंस, वो बिल्कुल 4 फेज में से तीनों ही 3 फेज के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिए गए हैं। एक्साइटमेंट होगा, बिल्कुल प्लेटिव होगा एंड रिजोल्यूशन होगा, और एक ऑप्शंस और होता है, मतलब 4 फेज यहाँ पे सेक्सुअल रेस्पॉन्स की होती है। एक जो नहीं होती वो कौन सी है, टेंशन। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्लेसेंटा आफ्टर बर्थ इज द टेम्पररी ऑर्गन ऑफ फिटल डैश न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। दोस्तों यहाँ पे मतलब जो प्लेसेंटा होता है उसके बाद, यानी कि जन्म के बाद जो प्लेसेंटा होता है उसका टेम्पररी जो ऑर्गन्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, फिटल, आगे डैश करके आपको पूछा गया, तो यहाँ पे आपको बढ़ना है रेस्पिरेशन, क्योंकि रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन एंड एक्सक्रीशन। जो प्लेसेंटा होती है वो फिटस को क्या क्या करने में हेल्प करती है, एक तो रेस्पिरेशन, एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है और एक एक्सक्रीशन। ये काम सभी किसके होते हैं, प्लेसेंटा के होते हैं। और इसके अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो सब कुछ क्या होता है, इसी का होता है। न्यूट्रिशन का वेस्ट मटेरियल, एक्सक्रीशन जो भी एक्सक्रीट आउट हुआ है वो सब कुछ, यानी एक्सक्रीट आउट जो कुछ भी होता है वो प्लेसेंटा के अंदर ही भरा होता है। डिलीवरी के बाद में इसको जो इसका वेट वगैरह वो भी मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे वैसे OBG का क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देयर आर डैश 3 फिटल सर्कुलेटरी संट्स, यानी कि जो संट्स आपने पढ़े होंगे 3 संट्स जो है फिटल सर्कुलेटरी के अंदर पाए जाते हैं, डक्टस, आर्ट्रियोसस, आपने पढ़े होंगे। एक होता है जो जिसको बोलते हैं जो बिल्कुल राइट एंड लेफ्ट
एट्रियम के बीच में बना होता है, फोरामेन ऑफ ओवल आपने पढ़ा भी होगा। मतलब अलग अलग प्रकार के 3 सेंट जो है हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, किसमें, फीटल सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ नोन एज ए फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स, यानी कि फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ऑब्स्टेटिक्स के फादर कौन है या किन्हें कहा जाता है फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है सोरेनस ऑफ एफेसस, सोरेनस ऑफ एफेसस। ये फॉरेनर कंट्रीज़ के थोड़े नाम ऐसे होते हैं, बाकी अगर राजस्थान के या फिर इंडिया के होते हैं तो यहाँ पे कालू राम हनुमान है ना, ऐसे इस प्रकार के होते हैं, दौड़ू राम। तो ये कुछ फॉरेनर कंट्रीज़ के साइंटिस्ट होते हैं, इनके नाम थोड़े ऐसे होते हैं। तो जो फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कौन है, मतलब फादर ऑफ ऑब्स्टेटिक्स कौन है, सोरेनस ऑफ एफेसस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑन द 9th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन ए कैविटी कॉल्ड डेस फॉर्म इन द ब्लास्टोसिस्ट। वैसे ये पीडिया का नाम ही है, बाकी ओबीजी के क्वेश्चंस यहाँ पर भी पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मतलब 90वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद 90वें दिन जो कैविटी के अंदर जो फर्टिलाइजेशन हुआ है उसको क्या कहते हैं, जो ब्लास्टोसिस्ट से पहले जो बनता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं यॉक सैक। क्या बोलते हैं उसको, यॉक सैक। वो यॉक सैक जो है वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर कन्वर्ट होती है 90वें दिन फर्टिलाइजेशन के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे डेस करके क्वेश्चन पूछा गया, आर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो यहाँ पे आपको डेस में करना नर्सिंग प्लांट्स, नर्सिंग प्लांट्स आर डेवलप्ड एज ए रिजल्ट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, यानी कि जो यहाँ पे नर्सिंग प्लांट्स होते हैं वो डेवलप किए जाते हैं, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो नर्सिंग प्रोसेस के ही रिजल्ट्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नर्सिंग प्रोसेस के अंदर आपने पढ़ा भी होगा गोल या प्लान, है ना, गोल नर्सिंग प्रोसेस में इम्प्लीमेंटेशन, असेसमेंट, डायग्नोसिस, ये सब आपने पढ़ा भी होगा। बाकी यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं ये कोई से भी नर्सिंग प्रोसेस के कोई भी प्रोसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेस is a study of a function of the all the genes of in the human body with a focus on their interactions with each other and the environment। तो यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, जीनोमिक। जीनोमिक इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ऑल जीन्स इन द ह्यूमन बॉडी। जीनोमिक्स क्या है, स्टडी ऑफ, यानी ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी जीन्स होते हैं उन सभी की फंक्शन करने की स्टडी को कहते हैं जीनोमिक्स। विद द फोकस, साथ में इसका फोकस भी होता है किस पे, इंटरेक्शन विद ईच अदर एंड एनवायरनमेंट। जो भी जीन्स होते हैं उनके फंक्शंस के, मतलब अलग अलग वेरिएशंस, क्या क्या फंक्शंस है इनके अंदर, वो सब चीज़ों के ऊपर भी फोकस होता है किसका, जीनोमिक का। तो जीनोमिक एक प्रकार की ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी जीन्स हैं उनके ऑल ओवर फंक्शंस को स्टडी करने की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है MSN, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो भी MCQs पूछे जा रहे हैं दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहे होंगे। और जिनके पास जो भी पेपर है UPCHU के, जिन्होंने एग्ज़ाम्स दिए हैं, वो प्लीज़ टेलीग्राम पे हमारे साथ डायरेक्टली कमेंट करके और हमें पेपर भेज सकते हैं, ताकि सभी स्टूडेंट्स को सभी पेपर्स मिल सके और अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछे गए उनके बारे में पता चल सके। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, डेस इज ए टर्म दैट एनकैप्सुलेटेड ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना मेडिसिन मैनेजमेंट। मेडिसिन मैनेजमेंट एक टर्म है जिसका मतलब है एनकैप्सुलेटेड ऑल द स्टेप्स इन्वॉल्व इन एडमिनिस्ट्रिंग ए ड्रग। जो भी एनकैप्सुलेटेड जो भी स्टेप्स होती हैं उनके अंदर मतलब ड्रग को एडमिनिस्टर करना, वो क्या होता है, मेडिसिन मैनेजमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ़ ए पेशेंट पेन इज पुअरली कंट्रोल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में अकर। यानी कि अगर किसी पेशेंट में पेन जो है वो पुअरली कंट्रोल हो रहा है तो निम्नलिखित में से कौन सा कॉम्प्लिकेशन जो है वो उस पर्सन को हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इमोशनल एंड फिजिकल सफरिंग। वो इमोशनली या फिर फिजिकली जो है वो सफ़र हो सकता है, इस प्रकार से मतलब उनको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है अगर पेशेंट का पेन जो है पुअर कंट्रोल्ड का मतलब है कि उसका पेन अगर रिलीव नहीं हो रहा है। पुअर का मतलब ये नहीं है कि गरीब, है ना, पुअर का मतलब यहाँ पे है कि उसका पेन जो है वो रिलीव नहीं हो पा रहा है, मतलब वो टेबलेट वगैरह भी खा रहा है, इंजेक्शन वगैरह भी खा रहा है, उसके बाद भी उसका पेन वगैरह रिलीव नहीं हो रहा है। तो सीधी सी बात है क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, इमोशनली वो अफेक्ट होगा, साथ में फिजिकली भी वो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Dash is an accumulation of pus that forms within a tissue when the body tries to fight an infection।
यहाँ पे करेक्ट आंसर आपको ना एब्सेस। एब्सेस क्या है? एब्सेस का मतलब होता है एक्यूमुलेशन ऑफ पस, पस का एक्यूमुलेशन होना। कहाँ पे? टिश्यूज़ के अंदर। कब? जब बॉडी ट्राइज टू फाइट द इन्फेक्शन, जब बॉडी इन्फेक्शन, जो भी इन्फेक्शन होता है उससे फाइट करती है, मतलब लड़ाई करती है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म घुसा उससे जब फाइट करती है तो उस टाइम क्या होता है? टिश्यूज़ के अंदर पस का फॉर्मेशन हो जाता है, उस टाइम को क्या बोलते हैं? एब्सेस। क्या बोलते हैं? एब्सेस। एनास्टोमोसिस का मतलब होता है कनेक्शन करना, कनेक्शन करना, यानी कि जैसे एनास्टोमोसिस आप बोल सकते हैं, ये मान लीजिए कि स्टोमक है, ये क्या है? स्टोमक है। अब थोड़ा सा मैं छोटा बना देता हूँ इसको, ये स्टोमक है, ओके। अब इसको ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, इसको लार्ज इंटेस्टाइन से, अब स्मॉल इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट रिमूव करके डायरेक्टली लार्ज इंटेस्टाइन से इसको कनेक्ट कर दिया, तो ये क्या हो गया? ये हो गया एनास्टोमोसिस। क्या बोलते हैं इसको? एनास्टोमोसिस। ट्यूमर आप जानते हो कैंसर सेल्स होती है, और एडेजिन का मतलब होता है चिपकना, एडेजिन का मतलब होता है चिपकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज रिक्वायर्ड थ्रू आउट द पेरी ऑपरेटिव पीरियड इन ऑर्डर टू एंश्योर दैट द पेशेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पेरी ऑपरेटिव केयर को लेकर यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, कौन से साइकोलॉजिकल सपोर्ट की ज़रूरत होती है पेरी ऑपरेटिव पीरियड के अंदर, यानी कि पेशेंट जो है ऑपरेशन से पहले, पेशेंट को ऑपरेशन से पहले कौन सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट आप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है नाउज होम टू कॉन्टैक्ट इफ़ दे हैव टू क्यूरी आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल। दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि जो भी पेशेंट है उसको पूछ लेना है, कोई भी क्यूरी हो, कोई भी समस्या हो, डिस्चार्ज यानी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज के बाद में अगर आपको कोई भी क्यूरी होती है तो उससे मतलब पहले ही उसको पूछ लेना है। कोई भी आपको कुछ पूछना हो तो आप हमें पूछ सकते हैं, इस प्रकार से आपको उसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रॉब्लम एक्सप्रेस्ड बाय पेशेंट्स अंडरगोइंग सर्जिकल प्रोसीजर ड्यूरिंग द प्री ऑपरेटिव फेज इज डैश करके यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है फियर इज अननोन। देखिए, मोस्ट कॉमन नर्सिंग प्रॉब्लम होती है पेशेंट्स के साथ में कौन सी? जब वो सर्जिकल प्रोसीजर उनका हो रहा होता है, या फिर सर्जिकल प्रोसीजर जब उनके साथ में हो रहा होता है, उसके बाद जो प्री ऑपरेटिव फेज ही चल रही होती है, उस टाइम उसको फियर होता है, और वो क्या होता है? अननोन होता है। मतलब उसको डर तो होता है उनको, लेकिन वो क्या होता है? अननोन होता है। किसी को कुछ नहीं पता होता है कि इसको डर किस बात का है, उसको डर किस बात का होता है, लेकिन उसको डर हो रहा होता है। तो ये यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड नेसेसिटेट द नर्स वॉशिंग हिज और हर हैंड्स फॉर एट लीस्ट 20 सेकेंड्स विथ एंटी माइक्रोबियल सॉप। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी एक वो सिचुएशन है, निम्नलिखित में से वो कौन सी एक सिचुएशन है जिसके अंदर नर्स जो है वो अपने हाथों को 20 सेकंड तक एंटी माइक्रोबियल सॉप से वॉश करती है, धोती है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, आफ्टर क्लीनिंग एन ओपन वुंड। अगर नर्स ने ओपन वुंड को क्लीन किया है तो उसके बाद में अपने हैंड को वॉश करेगी वो 20 सेकंड के लिए एंटी माइक्रोबियल सॉप से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the small intestine is the main site of digestion and consists of 3 parts, which of the following is not a one of them। यानी यहाँ पे आपको पूछा गया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेन साइट होती है डाइजेशन की, और वो 3 पार्ट से मिलके बनी होती है। ये इतनी सी बात आपको बता दी है एग्जामिनर ने कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो डाइजेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये 3 पार्ट से मिलके बनी होती है। अब आपको ये पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पार्ट इसका नहीं है। बाकी जो 3 पार्ट है वो तो अगर आपको पता है तो आप करेक्ट आंसर करके आएंगे, अदरवाइज अगर आपको पार्ट्स के पता नहीं है, नाम ही आपको पता नहीं है, तो आप गलत आंसर ही करके आएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना था ऑप्शन फर्स्ट, द असेंडिंग कॉलम। असेंडिंग कॉलम किसका पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का। बाकी जो 3 ऑप्शन आपको दिए गए हैं डीजे यानी कि डियोडेनम, जेजुनम एंड एलियम, तीनों ही किसके पार्ट है? स्मॉल इंटेस्टाइन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रप्चर आयोटिक एन्यूरिज्म दैट रिक्वायर देयर वुड नीड रिपेयर वुड नीड। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है कि जो रप्चर आयोटिक एन्यूरिज्म है, रप्चर आयोटिक एन्यूरिज्म, उसके लिए रिक्वायर रिपेयर वुड नीड, यानी यहाँ पे इसको वापस रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है?
एयोटिक एन्यूरिज्म हो रखा है, कौन से प्रकार का, रप्चर एयोटिक एन्यूरिज्म हो रखा है। अब इसको रिपेयर करने के लिए किसकी ज़रूरत होगी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, इमीडिएट सर्जरी। अगर इस प्रकार का कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो इसमें इमीडिएट सर्जरी करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे है हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन के कुछ क्वेश्चंस है। वैसे CHN के ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको इस पेपर के अंदर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के नाम दे रखे हैं, यानी अलग अलग सेक्शन यहाँ पे दे रखे हैं, तो आपको थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि CHN के सिर्फ 10 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन पूछे, ये भी CHN का ही पोर्शन है। अब CHN का ही पोर्शन ज़्यादातर होगा, हो सकता है एक आध और अगर कोई पोर्शन हो तो वो आपको भी बता देंगे। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फूड कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन 4 क्राइटेरिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। यानी कि जो फूड होते हैं उनको 4 क्राइटेरिया के अंदर क्लासिफाई किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्राइटेरिया नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन फर्स्ट, फिजियोलॉजिकल फंक्शन को छोड़कर सभी क्राइटेरिया है किसके, फूड के। फर्स्ट केमिकल कंपोजिशन बिल्कुल सही है, सोर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ फूड ये भी बिल्कुल सही है, न्यूट्रिटिव वैल्यू ये भी क्या है इसके फूड के क्लासिफिकेशन है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन बिल्कुल भी कोई क्लासिफिकेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रिंसिपल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इंक्लूड। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप यानी कि IPR का आपको प्रिंसिपल यहाँ पे पूछा गया है, और IPR का प्रिंसिपल है वो कौन सा है। दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन सेकंड, इम्पार्शियल। क्या है, इम्पार्शियल। ये क्या है, IPR का प्रिंसिपल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना, फ्यूचर में कभी भी ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेज विल अलाउ लिसनिंग द पेशेंट एंजाइटी क्रिएटेड बाई इंट्रूजन एंड द लॉस ऑफ स्पेस। दोस्तों यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा वो अप्रोच है जिसके अंदर जो पेशेंट है उसके अंदर एंजाइटी क्रिएट हुई है, किसके द्वारा, इंट्रूजन एंड द लॉस ऑफ स्पेस की वजह से। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, ट्रीट द पेशेंट रेस्पेक्टफुली। अगर किसी भी पेशेंट को इंट्रूजन या फिर लॉस ऑफ स्पेस की वजह से एंजाइटी वगैरह हो रही है तो उसको ट्रीट करेंगे, पेशेंट को कैसे, रेस्पेक्टफुली। उसको ट्रीट करना है। ऐसे नहीं है पेशेंट को एंजाइटी वगैरह हो रही है और उसको आप डरा रहे हो, धमका रहे हो। डराना नहीं है, ना ही धमकाना है, उसको प्यार से समझाना है, रेस्पेक्ट के साथ में उसको समझाना है, तभी वो ट्रीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनल हाइजीन एक्सेप्ट। यहाँ पे निम्नलिखित में से सभी कंपोनेंट्स क्या है, पर्सनल हाइजीन के हैं, एक को छोड़कर। एक्सेप्ट से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, मेंटल हाइजीन। ये पर्सनल हाइजीन का कंपोनेंट नहीं है। ओके, बाकी जो स्किन एंड ओरल हाइजीन है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन है, हैंड वॉशिंग है, ये सभी क्या है, अपने पर्सनल हाइजीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फंक्शन कौन सा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का फंक्शन है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना ऑप्शन सेकंड, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस। देखिए यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं वो वन इमोशनल स्टेटस होता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इशारों में बात करना। तो यहाँ पे इसका जो आपको फंक्शन पूछा गया है वो क्या है, कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट वंस इमोशनल स्टेटस, मतलब खुद के इमोशन से ही वो बातें कर सकते हैं जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं। आप भी करते होंगे, आंखों से इशारे, उसको बोलो उसका बोलो, है ना, इस प्रकार से आपने आंखों से इशारे किए होंगे, तो वो एक प्रकार से आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हो। जब भी आप क्लास में बैठे होते हो और आपको किसी से बात करनी होती है या फिर किसी से कुछ लेना होता है तो आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से उससे बात करते हो, तो वो क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, डैश यूजेज फिजिकल क्लीनिंग एंड हीट डिसइंफेक्टेंट कंटामिनेटेड रीयूजेबल आइटम्स। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है डिसइंफेक्शन विथ वॉशर। डिसइंफेक्शन विथ वॉशर यूजेज फिजिकल क्लीनिंग एंड हीट ऑफ डिसइंफेक्टेंट कंटामिनेटेड रीयूजेबल आइटम्स। जो भी रीयूजेबल जो भी आइटम्स होते हैं उनको क्लीन करने के लिए और उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए या फिर डिकंटामिनेटेड करने के लिए क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन करते हैं विथ वॉशर के साथ में, तभी वो डिसइंफेक्ट होने के बाद वो रीयूजेबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश सर्व्स एज ए व्हीकल फॉर विटामिन A, D, E, K। यानी यहाँ पे आपको पूछा गया है कि किस प्रकार के विटामिन्स है, किस प्रकार के विटामिन्स है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल वाटर सोल्यूबल होता है, यानी फैट सोल्यूबल विटामिन एंड वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आंसर करना है ऑप्शन फर्स्ट।
फेट, यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना है फेट सोल्यूबल। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं वो कौन से होते हैं, बी एंड सी, विटामिन बी एंड सी। बी के अंदर जो भी जितने भी होते हैं वो सारे कौन से होते हैं, वाटर सोल्यूबल, और ये होते हैं फेट सोल्यूबल विटामिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेस इज बाय ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड इट इज कम्युनिटी एक्वायर्ड। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सी इलनेस है जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा होती है और कम्युनिटी एक्वायर्ड होती है, मतलब कम्युनिटी के अंदर स्प्रेड आउट बहुत जल्दी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर करना ऑप्शन थर्ड, ट्यूबरक्लोसिस। बहुत ज़्यादा अभी इंडिया के अंदर चल रहा है ट्यूबरक्लोसिस, और इसके साथ में मलेरिया वगैरह वो भी चल रहा है। टाइफॉइड तो बहुत कम है अभी, लेकिन ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर ज़्यादा हो रहा है। मतलब ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है जो कम्युनिटी के अंदर मेनली बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में भी फैला हुआ है। दोस्तों बाकी जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग के नेक्स्ट जो सेक्शन आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, तो आप नेक्स्ट पार्ट को भी देखना ना भूलिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, न्यू क्वेश्चंस आपको इस वीडियो के अंदर देखने को भी मिलेंगे, और आज के इस पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिले हैं, और आगे के पेपर के अंदर भी आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आपको लास्ट तक के वीडियो देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा आभार आप सभी का। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस